तो कैसे हैं दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं सीटेट के वैसे सवालों के ऊपर जो हमारी 6 to 8 क्लास के मैथमेटिक्स के होते हैं। जैसा कि आपको पता है कि पिछली वीडियो में हमने बताया था कि साइंस के 60 सवाल आते हैं, मैथ और साइंस दोनों मिला के होते हैं, जिसमें से मैथमेटिक्स के 30 सवाल होते हैं और साइंस से 30 सवाल होते हैं। और मैथमेटिक्स में भी 30 सवाल में से 15 सवाल जो कि 6 to 8 के एनसीईआरटी की किताब से आती है और 15 सवाल जो होते हैं वो आपका पेडागोगी से आते हैं। तो मैंने यहाँ पे कुछ सवाल लिए हैं जिसमें कुछ वैसे भी सवाल होंगे जो एनसीईआरटी की किताब से आती है और कुछ वैसे सवाल हैं जो कि पेडागोगी के होते हैं। ये सवाल 8 फरवरी 2026 को जो पेपर 2 हुई थी वहां का सवाल है। तो पहला सवाल हम देखते हैं कि हमारे पास एक सवाल है जो जिसमें गुणनखंड निकालना है। सवाल ये है कि 4x² प्लस 9y² प्लस 12xy माइनस 5 इंटू 2x प्लस 3y माइनस 40 का गुणनखंड एक गुणनखंड बताना है। जैसा कि आपको पता है कि ये फंक्शन जो है क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक के दो गुणनखंड निकलते हैं, दो फैक्टर निकलते हैं। तो यहाँ पे एक फैक्टर इन्होंने पूछ रखा है। तो यहाँ पे जब आप इस वाले भाग को फैक्टराइज करोगे या फिर सिंपल फॉर्म में लिखोगे तो ये आपका 2x प्लस 3y निकल के आता है। इसी का स्क्वायर जब करोगे ना तो ये आपका 4x² प्लस 9y² प्लस 12xy आपको निकल के आ जाएगा। तो हम इसे क्या करते हैं, अभी के लिए t मान लेते हैं। तो ये पूरा फंक्शन जो है t² माइनस 5t माइनस 40 हो जाएगा और इसका गुणनखंड निकालने के लिए हम इसको 0 के बराबर मान लेंगे। अब इसको फैक्टराइजेशन करने के बाद ऐसे आएगा t² माइनस, इसको लिख सकते हैं 7t प्लस 2t माइनस 14 इक्वल टू 0। ठीक है, क्योंकि 7 में से 2 घटेगा तो 5 आएगा और 7 दूनी 14। तो यहाँ पे t कॉमन ले लेंगे, t माइनस 7 प्लस यहाँ 2 कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा t माइनस 7 इक्वल टू 0। अब t प्लस 2 और t माइनस 7 दो फैक्टर निकल के आ जाते हैं। अब ये t जो है, t का वैल्यू हमने क्या माना था 2x प्लस 3y। ठीक है, प्लस 2 एक फैक्टर हो जाएगा और एक फैक्टर हो जाएगा 2x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0। तो ये यहाँ पे आपका कौन सा है, ये तो नहीं होगा, ये नहीं होगा, प्लस 7 ये भी नहीं होगा। आपका सवाल का आंसर ये हो गया। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो अगला सवाल है कि टेस्ट which provide information about the relative performance of members of a specific group of students are called। तो देखिए, जो ये आपका कुछ टेस्ट होते हैं, अब हमारे पेपर में कुछ तरीके का टेस्ट होता है, सेमेस्टर एग्जाम होता है, फिर एनुअल एग्जाम होता है, फिर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं। तो सबका रिजल्ट जो होता है ना एक अलग अलग होता है। जैसे बोर्ड का एग्जाम जब आप दोगे तो उसमें क्या बोलेगा कि एक क्राइटेरिया फिक्स होता है कि आपको 60% लाओगे तो आप फर्स्ट डिवीजन कहलाओगे, उससे कम लाओगे तो आप सेकंड डिवीजन कहलाओगे, अगर 30% से भी कम लाते हो तो आप फेल कहलाओगे। इसमें हम अदर बच्चों के परफॉर्मेंस से जजमेंट नहीं देते हैं। जहाँ पे हम अदर बच्चों के परफॉर्मेंस से जजमेंट देते हैं वहां परसेंटाइल सिस्टम आता है। आपको पता होगा कि जेई मेंस, नीट और बाकी सब एसएससी, रेलवे, ये सब का जो सिस्टम होता है वो परसेंटाइल सिस्टम होता है। जेई मेंस में परसेंटाइल के सिस्टम होते हैं, सीयूईटी जो एग्जाम लेती है एनटीए उसमें भी परसेंटाइल का सिस्टम होता है। तो जैसे एनटीए के जो भी एग्जाम होता है, सीयूईटी हो गया, नीट हो गया, ये सब में क्या करते हैं, परसेंटाइल सिस्टम होती है, परसेंटेज सिस्टम नहीं होती, परसेंटाइल सिस्टम होती है। तो इसमें क्या होता है ना कि हम जो टॉपर होता है उसको हम बोलते हैं 100 परसेंटाइल सिस्टम होता है। ठीक है, और उससे जो नीचे आएगा उसका 99 हो जाएगा, ये परसेंटाइल होता है। 100 परसेंटाइल का मतलब उसका 100% मार्क्स नहीं आ गया, 300 नंबर का पेपर है तो 300 नंबर नहीं आ गया। अगर वो 260 नंबर पे भी टॉप करता है, रैंक 1 लाता है तो वो 100 परसेंटाइल कहलाएगा। तो ये जो टेस्ट का प्रकार होता है ना, ये होता है नॉर्म रेफरेंस टेस्ट।
तो ये जो आपका पहला वाला जो हो गया, ये आपका इसी में तो पूछ रहा है कि रिलेटिव परफॉर्मेंस, इसमें हम अदर बच्चों के जो स्पेसिफिक ग्रुप होता है उससे हम कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये नॉर्म रेफरेंस टेस्ट का एग्जांपल होता है। क्राइटेरिया जो बोर्ड एग्जाम हो गया, अचीवमेंट टेस्ट जो स्कूल वगैरह में ऐसे ही यूनिट टेस्ट वगैरह कोई टेस्ट लेते हैं, जैसे एनुअल एग्जाम हो गया, सेमेस्टर एग्जाम हो गया, ये सारा जो एग्जाम होता है वो अचीवमेंट टेस्ट के अंदर आता है। अब आता है डायग्नोस्टिक टेस्ट। तो डायग्नोस्टिक टेस्ट में क्या होता है ना कि कभी कोई बच्चा है उसका कोई वीक पॉइंट है, कोई स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, तो ये सब को जांचने के लिए हम डायग्नोस्टिक टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। इसका मैंने ये पीपीटी है जिसमें आप देख सकते हो कि जो नॉर्म रिफ्रेश टेस्ट है उसमें मेरिट वगैरह आता है, परसेंटाइल सिस्टम है, नीट का जो रैंक डिसाइड होता है आपको इसी के ऊपर होता है। अब इसके बाद जो क्राइटेरियन सिस्टम होता है जिसमें ये ड्राइवरी लाइसेंस वगैरह का जो सिंपल जो पासिंग क्राइटेरिया होता है वो क्राइटेरियन हो गया। अचीवमेंट टेस्ट के बारे में हमने बात कर लिया, डायग्नोस्टिक टेस्ट के बारे में हमने बात कर लिया। तो अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। कौन सा सवाल है, चलिए देखते हैं। ये आपका चौथा नंबर सवाल है। ये क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू। अब कौन सा स्टेटमेंट सत्य है, कौन सा असत्य है। बोल रहा है कि कोई संख्या कभी भी अपने वर्ग से बड़ी नहीं होती है, ठीक है। कोई भी संख्या अपने वर्ग से बड़ी नहीं होती है। तो ऐसा पॉसिबल है, जैसे मान के चलता हूँ 2 है, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 2 कभी भी 4 से बड़ा हो सकता है, नहीं हो सकता है। अब मान के चलता हूँ माइनस में लेता हूँ, -2 का स्क्वायर करेंगे ये भी 4 होगा। तो 4 से बड़ा कभी भी -2 नहीं हो सकता। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। दूसरा बोल रहा है कि सभी ऋणात्मक संख्याएं अपने घनों से बड़ी होती है। ऑल नेगेटिव नंबर्स एक्सीड्स देयर क्यूब्स। तो अब निगेटिव नंबर जैसे -2 है, -2 का जब हम क्यूब करेंगे तो -8 आता है। और आपको पता है कि निगेटिव में जो नंबर्स होते हैं वो जितना बड़ा होगा वो वैल्यू में उतना ही कम होगा। -2 हमेशा बड़ा होगा -8 से। तो ये जो दूसरा वाला बी नंबर स्टेटमेंट है वो सही है। तो पहला जिसमें आएगा वो तो गलत हो गया, ठीक है। ये इसमें भी है, ए इसमें नहीं है, बी सही है। तो ये हो सकता है ओनली बी ओनली डी। तो हम बात करते हैं अभी सी पर। कोई संख्या अपने घन से कभी से बड़ी कभी नहीं हो पाती है। अपने घन से बड़ी कभी नहीं है, तो पर ये निगेटिव के लिए गलत हो जाएगा। तो ओनली बी। और अब डी क्या बोल रहा है कि द स्क्वायर रूट ऑफ अ प्राइम नंबर इज नॉट रेशनल नंबर, ठीक है। तो ये कभी कभी सच हो सकता है, कभी कभी सच नहीं हो सकता है, ठीक है। अब कोई भी प्राइम नंबर है उसका रूट करेंगे तो रेशनल नंबर नहीं आएगा, तो रेशनल नंबर आ भी सकता है नहीं भी आ सकता, ये तो गलत है। तो ओनली बी आपका हो जाएगा ये, ठीक है। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। बोल रहा है कि A and D are 2 points laying on the same side of a line segment। तो जैसा कि मैंने एक लाइन सेगमेंट ले लिया, ठीक है। ए एंड डी दो रेखाएं हैं, BC, इसे BC मान लिया। और A and D are 2 points laying on the same side, ठीक है। A and D, A and D, ठीक है। एक साइड है, इधर है। दो बिंदु इस पर का ए बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ए बी ये 5 सेंटीमीटर हो गया। AC इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, AC जो है ये आपका 8 सेंटीमीटर हो गया। BC इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर है। और BD इक्वल टू ये आपका 8 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। और CD भी दे रखा है इन्होंने, CD 5 है। तो आप देख सकते हैं कि ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ट्राइंगल जो है BDC, ठीक है, इन दोनों में AB इक्वल टू ये किसके बराबर है, DC के बराबर है, DC, ठीक है। अब दो मतलब सबका एक साइड तो कॉमन हो गया, ये बराबर हो गया इसका, ठीक है, ये बराबर हो गया इसका, ठीक है। तो ये ट्राइंगल जो है ना सर्वांगसम हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन में सारा सर्वांगसम है। तो अब देखना है कि ए बी जो डीसी के बराबर है। तो ए बी जो है सर्वांगसम है किसके, डीसी के बराबर, ए बी और डीसी।
तो ये दोनों तो गलत हो गया। अब ये दोनों में से देखना है DC और ABC और DCB। तो ये साइड एंगल, एंगल का तो यहाँ कोई बात ही नहीं हो रहा, तो ये भी कट गया। ये आंसर आपका हो गया साइड साइड साइड, तीनों साइड से सर्वांगसम हो रहा है ना। AB ये ट्राइंगल ABC सर्वांगसम ट्राइंगल DCB। ठीक है, कैसे देखा हमने, AB DC के बराबर है। ठीक है, यहाँ AB और DC दोनों 5-5 है। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा ट्राइंगल दोनों सर्वांगसम हो गया। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है which of the following statements related to project method in teaching of mathematics are correct। कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो पहला है इट इज अ मेथड बेस्ड ऑन लर्निंग बाय डूइंग। ठीक है भाई, जब हम प्रोजेक्ट मेथड की बात करते हैं मैथमेटिक्स में खास करके, तो जब हम बच्चों को एक प्रोजेक्ट दे देते हैं कि भाई तुम या तो इंडिविजुअल या तो कोई ग्रुप में मिलके कोई एक प्रोजेक्ट बना लो, तो बच्चा उसमें प्रोजेक्ट पे काम तो खुद करेगा। बच्चा यहाँ लर्नर है, लर्नर यहाँ अपना काम खुद कर रहा है, तो ये लर्निंग बाय डूइंग हो जाएगा। सही है बात। इट इज अ मेथड इन विच द रोल ऑफ द लर्नर इज मिनिमम। लर्नर का ही तो काम है भाई, यहाँ पे बच्चा लर्नर है और प्रोजेक्ट मेथड में काम भी तो लर्नर ही कर रहा है, तो सारा काम तो लर्नर कर रहा है, तो मिनिमम कैसे हो जाएगा? ये स्टेटमेंट ही गलत है। इट इज अ मेथड विच टर्न्स द लर्नर इनटू अ डिस्कवरर। खोज विधि करता है, यहाँ बोल रहा है ना कि यह एक ऐसी विधि है जो अधिगमकर्ता को एक खोजकर्ता में परिवर्तित करता है। भाई प्रोजेक्ट मेथड देते ही हम बच्चों को इसलिए है कि वो क्रिएटिविटी अपने में ला सके, कुछ क्रिएटिव सोच सके, इसलिए ये ऑप्शन आपका सही हो सकता है। इट इज ऑलवेज बेस्ड ऑन डिडक्शन। अब डिडक्शन में क्या होता है ना कि ये देखिए, एक होता है इंडक्टिव मेथड, एक होता है डिडक्टिव मेथड। तो स्पेसिफिक से जनरल की ओर जाते हैं तो ये इंडक्टिव होता है, और जनरल से स्पेसिफिक की ओर आते हैं तो ये डिडक्टिव होता है। तो जनरल से हम स्पेसिफिक की ओर जाते हैं, जैसे कुछ एग्जांपल्स लेकर हम एक स्पेसिफिक की ओर जाते हैं, तो वो डिडक्टिव मेथड होता है। ये एक अलग, इसको आप CDP में भी पढ़ोगे, यहाँ भी पढ़ोगे। तो ये A और C तो सही है, तो ए एंड सी ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये आपका इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड हो गया। अगला सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स इज इंटरडिसिप्लिनरी इन नेचर। इंटरडिसिप्लिनरी नेचर क्या होता है? ये इसे हम बोलते हैं अंतः विषयतः। मतलब कि कोई सब्जेक्ट, जैसे मैथमेटिक्स की बात करेंगे तो मैथ जो है ना, और अलग अलग सब्जेक्ट से इंटर रिलेटेड होता है। जैसे साइंस में भी काम आ जाता है और लैंग्वेज में भी काम आ जाता है, और भी ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, सोशल साइंस में भी काम आता है। बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें मैथ्स का यूज करते हैं, उसके कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं, तो ये उसका इंटरडिसिप्लिनरी नेचर होता है। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं कि ड्रा द मिरर इमेज ऑफ अ गिवन फिगर। मिरर इमेज तो रीजनिंग वाला बात हो गया भाई, तो ये तो कोई मतलब सब्जेक्ट से इंटर रिलेट नहीं कर रहा है, तो ये आपका गलत हो गया। हाउ मेनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री आर देयर इन अ गिवन फिगर। ये भी लाइन ऑफ सिमेट्री सिर्फ मैथ से मैथ का बात हो रहा है, तो ये भी इंटरडिसिप्लिनरी नेचर को नहीं दिखा रहा। राइट योर नेम, जैसे मेरा नाम प्रेम है, PREM। ठीक है, एंड ड्रा द लाइन्स ऑफ सिमेट्री इन ईच अल्फाबेट वेयर पॉसिबल। ठीक है, तो हमें क्या बोल रहा है कि इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री देखना है, तो ये तो प्रेम जो वर्ड हो गया इंग्लिश अल्फाबेट है, तो ये रिलेट कर रहा है किससे? ये रिलेट कर रहा है लैंग्वेज से, इंग्लिश से। तो यहाँ पर इस वाले ऑप्शन से शो हो रहा है, इंटरडिसिप्लिनरी नेचर को शो कर रहा है। ठीक है, तो आपका तीसरा नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। तो ये सवाल है कि निम्न में से कौन सी संख्या 72 से विभाज्य नहीं है? अब 72 से विभाज्य डिविजिबिलिटी रूल होता है, एक से लेके कम से कम 12 तक आपको पता होना चाहिए। अगर मैथ के स्टूडेंट है तो आपको 1 से लेके 12 तक आपको रटा हुआ होना चाहिए। तो 72 को हम फैक्टर करते हैं, तो
8 गुने 9, मतलब जो भी ये संख्या, जो भी 4 ऑप्शन है, कौन ऐसा संख्या है जो 72 से डिविजिबल होगा, वो 8 और 9 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, तो हम चेक करेंगे, बोल रहा है कि कौन सा डिविजिबल नहीं है, तो हम आसानी से 9 का चेक कर लेते हैं। 8 का चेक करना आसान है, लास्ट का 3 डिजिट अगर 8 से डिविजिबल होगा, मतलब वो नंबर भी 8 से डिविजिबल होगा। तो ये करते हैं, 8 8 का 8 11, 8 चौक 32, ये डिविजिबल है, 8 का 8 8 4 2 6 8 9 8, ये नहीं है, 8 से ही डिविजिबल नहीं है। तो 8 का 8 8 से 48, ये भी डिविजिबल है, 8 8 7 56 88 64, तो 6 88 64, ये भी डिविजिबल है। ये एक नंबर जो है वो 8 से ही डिविजिबल नहीं है, तो हम आगे का चेक ही नहीं करेंगे, बाकी सारा डिविजिबल है, तो ये ही नॉट पूछ रहा है, तो ये आपका आंसर हो गया। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हाँ, which of the following is an effective teaching learning material to introduce basic concepts such as shapes, perimeter, area and characteristics of polygons? अब ये मैथ के कुछ आकृतियों, परिमाप, क्षेत्रफल और बहुभुजों के विशेषताओं का परिचय देने के लिए बात कर रहा है कि कौन सा एक ऐसा टीएलएम, जिसको टीचिंग लर्निंग मटेरियल बोलते हैं, टीएलएम यूज किया जाता है। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन सा ये है। जियो बोर्ड, जियो बोर्ड एक ऐसा करके आता है जिसमें ऐसे ऐसे पिन लगे होते हैं और कुछ तिल्लियों से ऐसे बनाया जाता है। तो आपका तो यही सवाल का आंसर हो गया। अगला है हनोई टावर। एक टावर होता है, ये लकड़ी का बना होता है और उस पे ऐसे गोल गोल करके पटरे का वो लगाते हैं। इसके बाद होता है क्यूजनियर रोड, रड बनाकर इसको असेंबल करते हैं। और ये टैंग्राम्स बोलते हैं, ये फिगर्स को ये करते हैं, इसमें बच्चे का क्रिएटिविटी दिखता है, स्पेशली सेंस ज्योमेट्रिकल थिंकिंग डेवलप होता है। ठीक है, तो आपका आंसर कौन सा होगा कि हेल्प एक्सप्लोर ज्योमेट्रिक शेप्स, एंगल्स एंड एरिया, जियो बोर्ड। ठीक है, सवाल था ये, आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये सवाल आपका समझ में आ गया, हनोई टावर भी समझा दिया, ये भी समझ गया, टैंग्राम्स भी समझ में आ गया आप लोग को। चलिए आगे देखते हैं, ये सवाल नंबर 10 है। इफ a प्लस बी इक्वल टू 17/6 एंड ए बी इक्वल टू 2 है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a माइनस बी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कौन सा होगा। आप पहले पॉज करके इसे रोक कर वीडियो के यहीं पे पहले आप खुद से एक बार ट्राई करें, उसके बाद फिर आप मेरे अप्रोच देखें कि कैसे मैं अप्रोच करता हूं, उसके बाद फिर आप उस तरीके से बना सकते हैं। ये आपका अलजेब्रा का सवाल है, a प्लस बी इक्वल टू 70/6। ठीक है, और ए बी हमारा 2 दिया हुआ है। तो ये सवाल है कि a प्लस बी इक्वल टू 17/6 एंड ए बी इक्वल टू 2 दिया हुआ है। ठीक है, तो हम इसका पहले स्क्वायर करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू 289/36। ठीक है, अब इसको क्या लिख सकते हैं ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab इक्वल टू 289/36। ठीक है, अब यहाँ पे लाते हैं, इसे क्या करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab को, तो इसे क्या प्लस 4ab को क्या लिख सकते हैं, ए बी हो गया 2, तो 4 दूनी 8 हो गया, 289/36। ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 289/36 माइनस 8, 36 को 36 लिखेंगे, 289 माइनस 8 छक 48, 24 और 4 28, तो ये आपका आ गया 49/36। तो इसका जब हम, ये आ गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी क्या हो जाएगा ना, 7/6। ठीक है, कहीं गलत कर रहा हूँ क्या, 289, अरे 288, ये आपका, सॉरी, ये आ गया 1/36। ठीक है, तो ये हो गया 1/6, ये आपका ये आंसर हो गया। अगले सवाल की ओर देखते हैं क्या है। विच अमंग द फॉलोइंग इज और आर द पर्पस ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट।
अब बात करते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है। असेसमेंट के दो टाइप्स होते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट बच्चों का जो बीच बीच में एग्जाम होते हैं, जैसे सेमेस्टर वाइज, मिड टर्म, ईड टर्म, और ऐसे ऐसे ही जो एग्जाम को बांट बांट कर लेते हैं, उसे फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं। और जो ट्रेडिशनल मेथड्स होते थे असेसमेंट करने के, जैसे हम एक बार में ही एनुअल एग्जाम ले लेते थे पूरे साल में एक बार में, तो वैसे बच्चों को जो गलतियां होती थी उनको सुधारने का मौका तो मिला नहीं। तो इसीलिए हमने फॉर्मेटिव असेसमेंट का इजाद किया। इसमें होता है कि बच्चे को अपने गलतियों को सुधारने का मौका मिलता है। तो हमने यहाँ पे देख सकते हैं कि एक होता है समेटिव असेसमेंट, एक होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट। समेटिव असेसमेंट ऑफ लर्निंग एंड ऑफ एन इंस्ट्रक्शनल पीरियड, मतलब पूरे साल के अंत में एक बार लिया जाता है। जैसे इवेल्युएट व्हाट स्टूडेंट्स हैव लर्नड, यूजुअली ग्रेड्स एंड स्कोर, नंबर के लिए सिर्फ होता है। पर फॉर्मेटिव असेसमेंट में क्या होता है कि कंडक्टेड ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस टू मॉनिटर अंडरस्टैंडिंग एंड इम्प्रूव टीचिंग एंड लर्निंग, ये टीचिंग एंड लर्निंग को इम्प्रूव करने के लिए होता है। ठीक है, ये ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस होता है। ठीक है, पर्पस होता है टू इम्प्रूव, यहाँ पे ये लर्निंग के पीरियड के दौरान ही होता है। ठीक है, सवाल क्या था कि फॉर्मेटिव असेसमेंट का पर्पस क्या है, तो मेकिंग असेसमेंट अ पार्ट ऑफ टीचिंग, सही बात है, क्योंकि ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होता है। रैंकिंग एंड प्लेसमेंट ऑफ चिल्ड्रन, नो, रैंकिंग तो करने के लिए ही नहीं होता है। प्रोवाइड फीडबैक टू चिल्ड्रन, ये सही हो गया आपका। फीडबैक होता है बच्चा अपने आप में इम्प्रूवमेंट कर सकता है कि क्या गलत है क्या सही है। तो आपका ए एंड सी हो गया, ए एंड सी, ये आपका आंसर हो गया। अगला सवाल क्या है, ये समेटिव फॉर्मेटिव हो गया। अगला सवाल है कि एक पाई चार्ट, पाई चार्ट क्या होता है, जैसे एक सर्कुलर शेप होता है ऐसे। ठीक है, ये मैं इरेज कर देता हूँ। सर्कुलर शेप होता है, ठीक है, और इसमें भाग बांटा हुआ होता है ऐसे ऐसे करके। ठीक है, तो ये आपका पाई चार्ट हो गया। बोल रहा है कि जनवरी में 500, फरवरी में इतना डेटा दिया हुआ है। ठीक है, व्हाट विल बी डिफरेंस बिटवीन द सेंट्रल एंगल ऑफ सेक्टर रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ कंप्यूटर सोल्ड इन मार्च एंड जनवरी। ठीक है, उन त्रिज्यखंडों के केंद्रीय कोनों में क्या अंतर होगा जो मार्च और जनवरी के में बेचे गए कंप्यूटरों की संख्याओं को दर्शाता है। ठीक है, तो मार्च में कितना बेचा गया भाई, मार्च में 840, जनवरी में 500। ठीक है, इसका अंतर क्या हो गया, 340। तो हम इसका परसेंटेज कैसे निकालेंगे, परसेंटेज निकालने के लिए जितना आपका 340 बटा जितना आपका टोटल होता है उससे हम भागा देते हैं, उसके बाद 100 से गुना कर देते हैं। 340 बट्टा में टोटल कितना करेंगे, तो टोटल करने के लिए आप टोटल कर सकते हैं 500, 700, 840, 750, 890 और 820। ठीक है, टोटल करेंगे कितना हो गया, जीरो, 5 4 9 9 18 2 20 के हाथ, दो जीरो, 5 2 7 7 से 14 से 21 22 22 और 7 29, 29 29 31 5 35 और 10 45, 4500 टोटल आ गया। ठीक है, इंटू 100, दो जीरो से दो जीरो कट गया, पचनवा 45, 5 36 5 8 40, 9, ये आपका 45, 30, कुछ गलत कर रहा हूँ क्या, 36, 40, उन त्रिज्या केंद्रीय, सॉरी सॉरी, ये देखिए यहाँ पे क्या होगा ना कि 4500 जो है वो 360 डिग्री का एंगल होता है, तो 360 डिग्री को शो करता है, तो 340 कितना को करेगा,
तो 360 बट्टा 4500 गुने 340, यही तो होगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ठीक है। 15 से 3 बार में, 3 का 3, 3 दूनी 6, 12 से 3 पचे 15, 3 चौका 12, तो ये 5 छक 30, 5 अठे 40, तो 4 अठे 32, 4 छक 24 और 3 25 26 27, 27.2 आपका पहला नंबर आंसर हो गया, ठीक है। तो ऐसे सवालों को आप पाई चार्ट वाला आते रहते हैं सवाल, आप ट्राई करते रहो, बनेगा। ये है आपका, ये सवाल ज्योमेट्री से है, ज्योमेट्री नहीं मेंसुरेशन का सवाल है आपका। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग इट्स फ्लोर एंड वॉल्स, ठीक है। एक बोल रहा है कि स्विमिंग पूल है जिसका 20 मीटर लेंथ है, 15 मीटर ब्रेथ है, 4 मीटर डेप्थ है। तो जैसे स्विमिंग पूल है, तो स्विमिंग पूल में हम नीचे के पार्ट को कलर करेंगे, ऊपर वाला तो कुछ करेंगे नहीं, ऊपर वाला खाली रहता है, तो हम सिर्फ ये 3 पार्ट को ही कलर करेंगे, पूरा का तो नहीं करेंगे। चार जो ये चारों तरफ का दीवार होता है, ऊपर का जो कवर होगा उसको नहीं करेंगे। तो जो ये एक तरीके का घनाभ बन गया, क्यूबॉइड बन गया। तो क्यूबॉइड में हम उसका फॉर्मूला होता है जो अब पेंट करने के लिए तो हम दीवालों का जो सरफेस एरिया होगा वही निकालेंगे, तो 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ठीक है। इसमें से एक वाला सरफेस उसको हटा देंगे, एल बी को हटा देंगे, तो ये आपका इन दीवारों का डिजायर्ड दीवार है जिसपे पेंट करना है, उसका आपका एरिया निकल के आ जाएगा। और बोल रहा है कि 42 रुपये पर मीटर के हिसाब से प्लास्टर करवाना है। तो हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं, 7 छक 42, तो जो भी आंसर आएगा वो 6 से डिविजिबल होना चाहिए, 7 से भी डिविजिबल होना चाहिए। तो 6 7 दूनो 4 दो 6, ये भी हो जाएगा। 6 3 9 4 दो 6 8, 7 दूनो 4, 8 2 10 4 14, 14 6 20 1 21, ये भी हो रहा है, सब हो रहा है। तो आप ऐसे करो, 2 इंटू एल बी 20 गुने 15 प्लस 15 गुने 4 प्लस 4 गुने 20 माइनस 20 गुने 15, ठीक है। ये आपका निकल के आ गया। तो 2 इंटू 300 प्लस 15 चौका 60 प्लस 4 दूनी 80 माइनस 300, ठीक है। तो एक आ गया 814, 140, 440 गुने 2 माइनस 300, 2 चौका 8, 2 चौका 8 माइनस 300, ये आ गया 580, ठीक है। अब इसमें 42 रुपये के हिसाब से गुना कर दो, 8 दूनी 16, तो लास्ट डिजिट ये नहीं होगा, जैसे आप गुना करोगे तो लास्ट में तो जीरो आएगा, 8 दूनी 16, 06 आएगा तो 6 जीरो आएगा, तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। आप गुना करके देख लेना। 40 नंबर, ये 14वें नंबर का सवाल है। Developing an understanding about pattern is considered essential for teaching algebra. Which of the following represents correct reason for the given statement? बोल रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट है जो रीजन है, क्या है कि सही कारण को निरूपित करता है। तो बोल रहा है कि जो डेवलपिंग एंड अंडरस्टैंडिंग अबाउट पैटर्न्स इज कंसिडर्ड इसेंशियल फॉर टीचिंग अलजेब्रा। अलजेब्रा पढ़ाने के लिए कौन सा पैटर्न, मतलब पैटर्न इज कंसिडर्ड इसेंशियल, जरूरी है। तो पैटर्न आर कंपेरेटिवली इजियर, ऐसा कोई बात नहीं है। पैटर्न्स हैव अ लॉट ऑफ रियल लाइफ एप्लीकेशन अनलाइक अलजेब्रा, ये वो बिजनेस, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा, क्योंकि पैटर्न और अलजेब्रा का कोई रिलेशन इस वाले ऑप्शन से तो दिख नहीं रहा। पैटर्न्स आर एसोसिएटेड विथ जनरलाइजेशन, ये आपका सही होगा। मेकिंग पैटर्न्स इनहांसेस क्रिएटिव माइंडसेट, ये सही हो सकता है, बट जिस तरीके का सवाल है कि पैटर्न इज कंसिडर्ड इसेंशियल फॉर टीचिंग अलजेब्रा से रिलेटेड कौन है, तो अलजेब्रा में भी क्या होता है ना कि हम डायरेक्ट फार्मूला का भी इजाद नहीं करते हैं। क्या होता है कि जैसे बहुत लोगों ने देखा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे, तो बहुत जैसे 4 3 का होल स्क्वायर करेंगे तो 4 3 8 64 हुआ,
तो इसको भी करेंगे कि 4 का स्क्वायर किया भाई, 3 का स्क्वायर किया, फिर 4 12 दूनी 24 ऐड किया, ये भी 64 आ रहा है। तो इस तरीके से हम जनरलाइज कर करके पैटर्नों को जनरलाइज करके एक फॉर्मूला निकालते हैं अलजेब्रा में। तो जनरलाइजेशन जो होता है ना वो एसोसिएटेड होता है पैटर्न के साथ, तो ये वाला जो ऑप्शन होगा वो आपका सही हो जाएगा। लास्ट सवाल की ओर देखते हैं। ये आपका सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के सवालों में से है, अर्थमेटिक का सवाल है। ये आपका 8 क्लास के पैटर्न पे आता है। ये आपको 8 क्लास में इतना टफ क्वेश्चन नहीं रहेगा, बोल देता है कि हम 6 to 8 से पूछते हैं, पर ये सवाल 8वीं क्लास के बच्चों को दे दो तो उनसे बनने से रहा। तो हम देखते हैं कि इसको कैसे बनाते हैं। बोल रहा है कि राजीव ने 7,000 की राशि 20% वार्षिक दर पर 1.5 वर्षों के लिए अर्धवार्षिक संयोजित ब्याज पर निवेश किया। जो ये जो कंपाउंडेड हो रहा है वो हाफ ईयरली हो रहा है। तो आपको पता होगा कि हाफ ईयरली जब कंपाउंडेड होता है तो साल जो होता है वो दोगुना हो जाता है। तो हम यहाँ ईयर कितना कर देंगे, टाइम को यहाँ 1.5 है तो यहाँ 3 ईयर हम 3 टर्म के लिए मान सकते हैं, 6 महीना के 3 टर्म करके देगा 6 6 6, ठीक है। और ये 20% है। और बोल रहा है कि एक और है, अमित ने 8,000 की राशि 10% वार्षिक दर पर 2 वर्ष के लिए वार्षिक संयोजित ब्याज पर ये आपका एनुअली है। तो बोल रहा है कि जो परिपक्वता पर ब्याज में क्या अंतर होगा, तो उनके बाद जो ब्याज में क्या अंतर होगा, तो दोनों के ब्याज में अंतर निकालना है। तो हम पहले के लिए निकालेंगे राजीव के लिए, निकालेंगे राजीव के लिए 20% है तो हाफ ईयरली करेंगे तो ये रेट जो है 20% से 10% हो जाएगा। और टाइम जो है वो 1.5 साल से 3 ईयर हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको इस तरीके से बनाते हैं, पहले एक टेन्योर में 10 से 11 हुआ, फिर 10 से 11 हुआ, फिर 10 से 11 हो गया, कोई अमाउंट है। तो ये 1,000 का वैल्यू 1 3 3 हो गया, इतनों को गुना कर दिया हमने। तो 1,000 का जो वैल्यू है ना वो आपको दिया हुआ है 7,000, तो सिंपल 7 से गुना हो रहा है। तो हमको निकालना है राजीव का जो इंटरेस्ट होगा वो कितना हो जाएगा, इसमें 7 से गुना कर देंगे 331 में, ये डिफरेंस हो गया, यही ब्याज हो गया, ये पूरा अमाउंट हो गया और ये सिर्फ ब्याज हो गया। और ब्याज में ही अंतर पूछ रहा है तो हम ब्याज का ही निकालेंगे। तो 7 का 7 7 21 या 21 2 23, इतना आपका राजीव का ब्याज हो गया। अब हम देखते हैं किसका, एक और बंदा कौन है, अमित। अमित के लिए निकालते हैं, ठीक है। अमित का क्या है सीन, 10% के रेट से 2 साल के लिए लिया, सिंपल है, 10 से 11 हो गया, 10 से 11 हो गया, ठीक है। ये 100 से 121 हो जाएगा। इसका 100 का वैल्यू कितना है 8,000, मतलब 80 से गुना किया है, तो 21 में 80 से गुना करेंगे 8 8 दूनी 16, ये आपका 1,680 रुपया, दोनों का अंतर निकाल देंगे तो आपका आ गया 7 7 और 3 लास्ट में, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो हमने कुछ 15 सवाल लिए हैं जिसमें से कुछ आपने देखा होगा कि पेडागोगी के भी सवाल हैं, कुछ आपने देखा होगा कि जो 6 to 8 कंटेंट जिसे बोलते हैं उससे सवाल है। तो आगे हम और भी वीडियो लाएंगे, ऐसे ही सीडीपी के लिए कुछ मैं वीडियो लाऊंगा, मैथ के लिए कुछ वीडियो लाऊंगा। मैथ में बच्चों को टाइम मैनेजमेंट की दिक्कत होती है तो उसके लिए मैं कुछ शॉर्ट टिप्स बताऊंगा। टाइम मैनेजमेंट के लिए सबसे बड़ा दिक्कत मैथ आता है, क्योंकि 60 सवाल जो होते हैं ना मैथ और साइंस के, तो साइंस का भी कोई ऐसा सवाल नहीं होता कि बहुत छोटा छोटा 2 मिनट में बन गया, 10 सेकंड में बन गया, पढ़ के सिर्फ आंसर दे दे रहे हैं, नहीं। उसका जो सवाल ही बहुत लेंथी होते हैं, उसमें भी पढ़ने में टाइम लगता है। तो आप मैथ में कम से कम समय में कुछ जो तरीके होते हैं जो मैं बताने वाला हूँ उससे सीख के आप समय बचा सकते हैं, और साइंस में उन समय को यूटिलाइज कर सकते हैं, सीडीपी में यूटिलाइज कर सकते हैं, लैंग्वेज में यूटिलाइज कर सकते हैं। अभी के लिए थैंक यू सो मच, यहाँ तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक जरूर करें, जो गलतियां हो गई हैं उन पे कमेंट जरूर करें, और शेयर अपने उन दोस्तों को करें जो जिनका पेडागोजी सब्जेक्ट मैथ है और साइंस है। थैंक यू, शुक्रिया।